हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कॉमर्स में वाणिज्य में पाठ योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमर्स में वाणिज्य में लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है, दर्शाना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि ये पाठ्य योजना क्या होता है। ये पाठ्य योजना जो होता है वो किसी पाठ के आवश्यक बिंदु की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में मेंशन करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में डिनोट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो उप विषय। अगर आपका उप विषय है तो लिखोगे आप, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब है कि हमें लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए, बच्चों को टीच करने के लिए 35 मिनट्स मिले हुए हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है व्यावसायिक वातावरण। प्रकरण से मैं बता दूं, ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है, दर्शाना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप वाणिज्य की 1 से 35 लेसन प्लान बना रहे हैं, पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने वाणिज्य की 1 से 35 पाठ्य योजना लेसन प्लान में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट है छात्रों को कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके व्यावसायिक वातावरण से अवगत परिचय कराना होता है। और दूसरा पॉइंट है छात्रों में कॉमर्स विषय के प्रति सामान्य जानकारी देना है। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्रों को व्यावसायिक वातावरण की जांच करने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट है छात्रों को व्यावसायिक वातावरण के महत्व को चार्ट का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को व्यावसायिक वातावरण के महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम आपको लगभग 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों को व्यावसायिक वातावरण का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को व्यावसायिक वातावरण को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारे यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों को व्यावसायिक वातावरण की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को व्यावसायिक वातावरण को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारे यहाँ है छात्रों को व्यावसायिक वातावरण के विषय में तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को व्यावसायिक वातावरण से होने वाले लाभों व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं
सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि ये पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है ये लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के रूप में आप लिख सकते हो एक लाइन, छात्र व्यावसायिक वातावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं बताऊं कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्रकरण तक लाना होता है और प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को बताना होता है, स्मरण कराना होता है, ताकि छात्रों से जब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछें तो छात्र उसे रुचि के साथ उस प्रस्तावना प्रश्न की शुरुआत कर सकें और उसका जवाब दे सकें। तो हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न कर लेते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, वस्तु को बेचने वाला क्या कहलाता है। तो छात्र आंसर देते हैं विक्रेता कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, वस्तु को खरीदने वाला क्या कहलाता है। तो छात्र आंसर देते हैं ग्राहक कहलाता है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, ऋण देने वाला क्या कहलाता है। तो छात्र आंसर देते हैं ऋणदाता कहलाता है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, व्यवसाय को सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं पता है। चौथे क्वेश्चन के आंसर के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, आज हम व्यावसायिक वातावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, जिसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे आप। छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को, मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य उन ब्रह्म शक्तियों एवं दशाओं से है जो कि व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। ये बाह्य शक्तियाँ विशिष्ट एवं सामान्य होती हैं। विशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य व्यवसाय के ग्राहकों, लेन देनों एवं ऋणदाताओं से है जो कि प्रत्यक्ष रूप से व्यापार के संचालन को प्रभावित करती हैं। सामान्य शक्तियाँ जैसे सरकार की नीतियाँ, मजदूरी, संघ, प्रतियोगिता, फर्मों की गतिविधियाँ एवं तकनीकी परिवर्तन भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशाओं से है जो कि व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे व्यवसाय का वातावरण, ब्रह्म शक्ति, ग्राहक, लेन देन तथा ऋणदाता। दूसरा विशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य व्यवसाय के ग्राहकों, लेन देन एवं ऋणदाताओं से है। तीसरा जो कि प्रत्यक्ष रूप से व्यापार के संचालन को प्रभावित करती है। पांचवा सामान्य शक्तियाँ जैसे सरकार की नीतियाँ, मजदूरी, संघ इत्यादि। उसके बाद आप व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को आप लिखते हैं और छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्रों से आप प्रश्न पूछते हैं
और छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, ब्रह्म शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो छात्र आंसर देते हैं 2 प्रकार की होती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, 2 प्रकार की कौन सी ब्रह्म शक्तियाँ हैं? तो छात्र आंसर देते हैं सामान्य एवं विशिष्ट। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। आर्थिक विकास ऊंची दर से आर्थिक विकास अधिक एवं स्वस्थ व्यावसायिक क्रियाओं की उपस्थिति में ही संभव है। इसके लिए आवश्यकता है उचित एवं स्वस्थ आर्थिक ढांचे की, जिसमें निम्न ब्याज दर पर अधिक पूंजी उपलब्ध हो। दूसरा, सामाजिक शांति। प्रभावी व्यावसायिक वातावरण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति व्यवसाय, पेशे और रोजगार को अपनी जीविका सरलता से प्राप्त होती है। यह अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। तीसरा, राजनीतिक स्थायित्व। व्यावसायिक वातावरण राजनीति को भी प्रभावित करता है। स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण क्रियाएं देश को राजनीतिक रूप से भी स्वस्थ बनाती हैं। इस प्रकार प्रभावी व्यावसायिक वातावरण देश को राजनीतिक रूप से स्थिर, स्वस्थ एवं संपन्न बनाता है। पहला, बाजार की स्थिति। बाजार में वस्तु की मांग के अनुसार ही व्यवसाय वस्तु का उत्पादन करता है। किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उस वस्तु का मूल्य बढ़ता है और इस अवसर से लाभ उठाने के लिए व्यवसायी उस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, पूंजी का साधन। व्यवसाय का प्रसार आसानी से पूंजी प्राप्त होने की दशा में अधिक होता है। आज़ादी के पश्चात हमारी सरकार ने व्यवसाय को पूंजी की सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत से वित्तीय निगमों को शुरू किया है। पूंजी के साधन सीमित होने पर व्यापार का प्रसार भी सीमित हो जाता है। जनता का आय। व्यवसाय का आकार एवं पैमाना लोगों के आय स्तर पर निर्भर करता है। यदि व्यवसाय की स्थापना ऐसे क्षेत्र में की जा रही है जहां गरीब लोग रहते हैं, तो व्यापार का आकार छोटा होता है और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स लिखेंगे। आप पहला पॉइंट्स वहाँ पे लिखेंगे, व्यावसायिक वातावरण का महत्व। निम्न, पहला है ब्याज दर, निम्न ब्याज दर। दूसरा है अधिक रोजगार के अवसर। उसके बाद आप इस तरह से डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, बताएंगे। व्यावसायिक वातावरण का महत्व को बताएंगे। आर्थिक विकास, सामाजिक शांति, राजनीतिक स्थायित्व, इस तरह से। उसके बाद आप लिखेंगे व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। बाजार की स्थिति, दूसरा है पूंजी के साधन, तीसरा है जनता का आय स्तर और बाजार में वस्तु की मांग के अनुसार ही व्यवसाय वस्तु की मांग का उत्पादन करता है। व्यवसाय का आकार एवं पैमाना लोगों के आय स्तर पर निर्भर करता है। पूंजी के साधन सीमित हैं पर व्यापार भी सीमित है। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे आप, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। छात्राध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं।
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, वस्तु का उत्पादन किसके अनुसार होता है? तो छात्र आंसर देते हैं बाजार में मांग के अनुसार होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, व्यवसाय का आकार किस पर निर्भर करता है? तो छात्र आंसर देते हैं लोगों के आय पर निर्भर करता है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देंगे। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, छात्र व्यावसायिक वातावरण के महत्व को पढ़कर आएंगे। इस तरह से आप इजी और आसानी ढंग से कॉमर्स में वाणिज्य में लेसन प्लान पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेक श्योर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक देंगे। जैसे आप पहले मुझे अपना प्यार और सहयोग देते आए हैं, उसी तरह से आप मुझे अपना प्यार और सहयोग देते रहेंगे। इसी आशा के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।